तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे पिछले सेशन के होमवर्क प्रॉब्लम्स। पिछले सेशन में मैंने आपको ये 3 प्रॉब्लम्स दिए थे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं ये तीनों, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो दोनों प्लेट्स हैं उसके बीच में हमने डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल्स को भरा है। और आपको टास्क ये दिया गया है कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं इनके कैपेसिटेंस आपको फाइंड करने हैं, और ये जो डाई इलेक्ट्रिक भरे हुए हैं इन डाई इलेक्ट्रिक्स का इक्विवेलेंट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना है। तो फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स filled with dielectrics as shown in following diagrams। तो डाई इलेक्ट्रिक भरे हुए हैं और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो आपको फाइंड करना है। एक चीज, ऑल्सो फाइंड इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका इक्विवेलेंट भी चाहिए। तो मैं 1 बाय 1 इन तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देने जा रहा हूं। जिन बच्चों ने होमवर्क किया है वो अपने सॉल्यूशंस को मैच करके देखो, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही आपसे। सबसे पहले मैं प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करने जा रहा हूं, तो बाकी कुछ मैं इरेज करूंगा। प्रॉब्लम 2 का सॉल्यूशन अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो ये है प्रॉब्लम नंबर 2। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी जो प्लेट्स हैं उसका एरिया, टोटल एरिया A है, और टोटल एरिया के 1/4 हिस्से में K1 डाइलेक्ट्रिक भरा गया है, और बचे हुए 3/4 एरिया में K2 डाइलेक्ट्रिक को भरा गया है। दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो D है। अब ये जो सिस्टम है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपके सामने, इस सिस्टम को आप 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन मान सकते हो। पहला कैपेसिटर ये वाला है जिसकी प्लेट्स के बीच में K1 भरा हुआ है। दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये वाला है जिसकी प्लेट्स के बीच में K2 भरा हुआ है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है दिस इज इक्विवेलेंट टू एक ये वाला कैपेसिटर, प्लेट्स के बीच में K1 डाइलेक्ट्रिक है, तो एक कैपेसिटर ये वाला है, प्लेट्स के बीच में K1 डाइलेक्ट्रिक भरा है और प्लेट्स का एरिया A/4 है। एक दूसरा वाला कैपेसिटर है, प्लेट्स के बीच में K2 डाइलेक्ट्रिक भरा गया है और एरिया ऑफ द प्लेट्स इज 3A/4। दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस D है, और ये जो 2 कैपेसिटर हमने ड्रॉ किए हैं, इन दोनों कैपेसिटर की जो प्लेट है वो जॉइन है। एक्चुअली एक ही प्लेट है, तो एक ही प्लेट है मतलब प्लेट्स आपस में जॉइन है। ऊपर वाली प्लेट आपस में जॉइन है और नीचे वाली प्लेट आपस में जॉइन है, क्योंकि एक ही प्लेट है बेसिकली। तो ऊपर वाली प्लेट जो है वो कॉमन है, कॉमन है मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसकी जो ऊपर वाली प्लेट है उसको मैं जुड़ा हुआ दिखा रहा हूं दिस वे, ऐसे। और जो नीचे वाली प्लेट है वो भी जॉइन है एक दूसरे के साथ, तो नीचे वाली प्लेट इज दैट वे। तो अब ये जो K1 डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर है इसके कैपेसिटेंस को मैं C1 लिख रहा हूं। K2 डाइलेक्ट्रिक वाला जो कैपेसिटर है उसके कैपेसिटेंस को मैं C2 लिख रहा हूं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये C1 की वैल्यू लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट KA/D, ये होता है कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन। K की जगह K1, A की जगह A/4। तो प्लेट्स का जो एरिया है वो A/4 है और K की जगह K1 है। दूसरे वाले कैपेसिटर पे चलते हैं, तो C2 उसका जो कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट K2, एरिया की वैल्यू है 3A/4 और प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो है D। और ये दोनों जो कैपेसिटर हैं C1 और C2 ये आपस में पैरेलल हैं। तो पैरेलल है तो इक्विवेलेंट
कैपेसिटेंस इज, और आपने सीखा है कि जब पैरेलल होते हैं तो सीधे सीधे ऐड कर देना होता है, तो C1 प्लस C2, मैं नीचे लिख रहा हूं, ऊपर जगह नहीं बची है, तो इक्विवेलेंट C1 C2 को आप ऐड करो, तो पहले तो ऐड करोगे तो एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, A कॉमन हो गया, B डिनोमिनेटर में है कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, K1/4 बचा प्लस 3K2/4, बाई 4 एलसीएम ले लेंगे तो K1 प्लस 3K2, ये है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने दिया था, इस वाले कैपेसिटर का ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। अब एक चीज और बताने को कहा गया था, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आई होप सारे बच्चों को पता चल गया होगा कि ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ टर्म है, यही इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो पहले आप लोग ये डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना के सॉल्यूशन को नोट करो, फिर मैं इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लिखने जा रहा हूं। पहले इतना नोट करिए फटाफट। ओके, नोट कर लिया, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, मैं इरेज कर रहा हूं। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो हमने लिख लिया है, अब हम लिखेंगे इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो नाउ एज हम लोग जानते हैं कि जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो एप्सिलॉन नॉट K इक्विवेलेंट A/D। अगर हम एक ही डाइलेक्ट्रिक भर रहे होते, जैसे यहां पर दो भरे हैं K1 K2, अगर K1 K2 की जगह अकेला होता तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसे हम K इक्विवेलेंट बोल रहे हैं। तो मतलब दो डाइलेक्ट्रिक की जगह एक लेंगे, और एक डाइलेक्ट्रिक जो ले रहे हैं दो की जगह पर वो अकेला दो के बराबर है। मतलब दोनों को लेने के बाद जो इक्विवेलेंट आया है वही अगर हमने एक अकेला लिया होता तो भी आना चाहिए, तब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका, उसे कहा जाएगा इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर हम इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को सिंपली हम ये लिखेंगे, इन दोनों रिजल्ट को कंपेयर करें, एप्सिलॉन नॉट A/D छोड़ देते हैं तो ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है यही K इक्विवेलेंट है। सो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज, जो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है K1 प्लस 3K2/4। ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है यही हमारा इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब मैंने आपको पिछले सेशन में एक क्रॉस चेक बताया था कि अगर दोनों मटेरियल सेम होते तो इक्विवेलेंट भी वही मटेरियल होता। तो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, इफ दोनों मटेरियल सेम होते, सेम होते का मतलब K1 और K2 जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दोनों की वैल्यू सेम होती K, तो अगर दोनों मटेरियल सेम है तो इक्विवेलेंट भी वही मटेरियल होगा। फिर अगर एक ही मटेरियल है तो वही इक्विवेलेंट भी है। तो अगर हम K1 और K2 दोनों को K डाल दें तो देन ये जो K इक्विवेलेंट आ रहा है ये भी K ही आना चाहिए। देखो क्या आ रहा है, अगर हम K1 को K ले लें, K2 को K ले लें तो K प्लस 3K यानी 4K/4, 4 कट गया, तो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी K आ रहा है और आना ही चाहिए। इससे पता चलता है, ये क्रॉस चेक है कि अगर आप दोनों मटेरियल को सेम मानते हैं तो इक्विवेलेंट भी वही मटेरियल होगा। अगर दोनों मटेरियल एक ही है तो इक्विवेलेंट वो खुद होगा। तो अगर K1 और K2 दोनों को K लेंगे तो इक्विवेलेंट भी K होगा। ओके, तो मैंने एक बात पिछले सेशन में बताई थी कि ये जो क्रॉस चेक है ये बेसिकली एक तरह का क्रॉस चेक है जिससे आप ये जज कर सकते हो आपका रिजल्ट सही है कि नहीं। लेकिन मैंने एक बात समझाई थी कि अगर आपका रिजल्ट इस कैटेगरी पे खरा उतरता है, अगर इस टेस्ट में पास होता है, तो जरूरी नहीं है कि आपका रिजल्ट सही हो। तो जैसे इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 प्लस 3K2/4 है, अगर हम K1 K2 दोनों को सेम ले लें
तो इक्विवेलेंट के आ जाता है। लेकिन अगर बाय मिस्टेक मेरा आंसर गड़बड़ आया होता, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 प्लस K2/2 आता, अभी भी मैं K1 और K2 दोनों को सेम लूंगा तो इक्विवेलेंट K वापस आएगा। अगर मैं K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K करता हूं तो इक्विवेलेंट विल बी K। लेकिन ये वाला रिजल्ट तो बेटे गलत है, सही रिजल्ट तो ऊपर वाला है। तो मैंने पिछले सेशन में बताया था कि जो रिजल्ट आपको मिला है इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मिला है, अगर वो इस टेस्ट में पास हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपका रिजल्ट सही हो, लेकिन अगर वो इस टेस्ट में पास नहीं हो रहा है तब ये पक्का है कि वो गलत है। तो मतलब अगर टेस्ट में पास हो गया तो सही होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इस कैटेगरी पे वो फेल होता है, अगर मैं K1 और K2 को दोनों को K डालता हूं, K1 की जगह और K2 की जगह K डालता हूं, तो इक्विवेलेंट भी K ही आना चाहिए। अगर आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि आंसर सही हो, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तब गलत जरूर है आंसर, क्योंकि आना तो चाहिए। तो ये बात मैंने पिछले सेशन में भी समझाई थी। फिलहाल जो हमारा रिजल्ट है वो हमारे क्रॉस चेक में क्लियर हो रहा है, और क्रॉस चेक में क्लियर हो रहा है मतलब सही होने के चांस तो हैं इसके। ठीक, नोट कर लीजिए इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये क्रॉस चेक भी दिखा दीजिए, फिर मैं तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। चलिए थर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। तो थर्ड प्रॉब्लम में आपको ऐसा दिया गया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरे गए थे। डायग्राम मैंने पिछले सेशन में आपको बना के दे रखा था, प्रॉब्लम नंबर 3। तो ये हमारे कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स हैं ऐसे, और दो डाइलेक्ट्रिक को भरा हुआ है। तो एक डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरे डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो d/2 है। टोटल डिस्टेंस दोनों प्लेट्स के बीच का ऑब्वियसली d है। अगर ये d/2 है तो टोटल डिस्टेंस दोनों प्लेट्स के बीच का d हुआ, और एरिया ऑफ द प्लेट्स इज a। तो ये वाला आपको मैंने कैपेसिटर दिया था, और आपको दो चीजें फाइंड करने का टास्क है। एक तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप देख रहे हो, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना है, दिस इज वन थिंग। एंड जो दूसरी चीज है कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपके सामने बना पड़ा है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये जो दो डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर है, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है। तो दो चीजें फाइंड करनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब समझ तो गए ही होंगे क्या करना है। हम मानेंगे कि ये दो कैपेसिटर हैं। एक कैपेसिटर ये ऊपर वाला है जिसकी प्लेट्स के बीच में K1 डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, दूसरा कैपेसिटर ये नीचे वाला है जिसकी प्लेट्स के बीच में K2 को भरा हुआ है। तो हम इसको दो कैपेसिटर्स की तरह डील करेंगे। एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में K1 भरा हुआ है, और एक दूसरा कैपेसिटर इसके नीचे है, उसकी प्लेट्स के बीच में K2 डाइलेक्ट्रिक को भरा हुआ है। और ये जो दोनों कैपेसिटर हैं ये सीरीज में जुड़े हैं, ऐसे जुड़े हैं। देखो दिख तो रहा है ना, बिल्कुल यही चीज मैंने ड्रॉ की है। तो मैंने माना कि हमारे पास दो कैपेसिटर सीरीज में है। ऊपर वाला जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स के बीच में K1 डाइलेक्ट्रिक है, नीचे वाले कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में K2 डाइलेक्ट्रिक है। प्लेट्स का जो एरिया है वो A है, और दोनों प्लेट्स के बीच की जो दूरी है वो ऊपर वाले कैपेसिटर में d/2 है, नीचे वाले में भी d/2 है। इस वाले कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को हम C1 कह देते हैं, और इधर वाले कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को हम C2 बोल देते हैं। सबसे पहले C1 और C2 की मैं वैल्यू लिखने जा रहा हूं।
तो ये जो C1 और C2 है ये बेसिकली है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है ना। ये जो C1 और C2 है दोनों के दोनों कौन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो C1 की जो वैल्यू होगी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपको फॉर्मूला अब तक तो याद हो गया होगा यार, कर लो यार, एप्सिलॉन नॉट Ka/d। तो ये K की जगह पर K1, एरिया तो प्लेट्स का A ही रहेगा और जो D है D की जगह पर D/2 आ जाएगा। तो ये बाई 2 को ऊपर भेज देता हूं मैं, तो 2 एप्सिलॉन नॉट K1 A/d आ गया। ये C1 कैपेसिटेंस है। C2 को लेते हैं, तो C2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है। तो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो एप्सिलॉन नॉट Ka/d, K की जगह K2, एरिया ऑफ द प्लेट्स इज A और D की जगह D/2। ये बाई 2 ऊपर गया ऐसे। C1 और C2 तो सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस तो क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। यहां पे C1 और C2 की बस वैल्यू रखनी है। C1 की वैल्यू आपको दिख रही है 2 एप्सिलॉन नॉट K1 A/d। तो ये जो 2 एप्सिलॉन नॉट है ये डिनोमिनेटर में आएगा और ये जो बाई d है ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हम 1/C1 लिख रहे हैं तो C1 की वैल्यू उल्टी कर देंगे। इसी तरह C2 की वैल्यू यहां रखोगे तो d ऊपर चल जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट K2A। सिंपल सा कैलकुलेशन है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, कॉमन ले लो। तो ये d/2 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर 1/K1 प्लस 1/K2। ये K1 K2 को एलसीएम ले लो तो d अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ये जो बाहर पड़ा है इसको बाहर ही पड़ा रहने देते हैं, 2 भी है यहां पर, और ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लोगे तो K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। सो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई, एप्सिलॉन नॉट A/d, और इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं C इक्विवेलेंट के लिए। तो जब रेसिप्रोकल करोगे तो एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला गया, d नीचे आ गया, 2 K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। ये है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का ये राइट आंसर है और इस तरह से क्वेश्चन 3 को सॉल्व करना था। तो जिन बच्चों ने होमवर्क किया वो अपने सोल्यूशन को मेरे सोल्यूशन से मैच करो, देख लो कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। गलती होने जैसी कोई बात इसमें है नहीं। इन केस किसी बच्चे से कोई गलती हुई है तो पहचानो कि गलती आपसे कहां हुई और मेक श्योर कि जो भी गलती हुई वो दोबारा आपसे कभी ना होने पाए। फेयर कॉपी पे अच्छा सा डायग्राम बनाओ, सोल्यूशन को नोट कर लो फेयर कॉपी पे, बिना देखे नोट करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करके नोट करना है। जल्दी नोट करो, फिर मैं इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालूंगा, पहले इसको नोट करो। चलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो निकाल लिया है, अब इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाला जाए। तो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या मतलब है, अगर हम ये जो दो डाइलेक्ट्रिक हैं इन दोनों डाइलेक्ट्रिक को सेम माने, मतलब एक ही मटेरियल अगर भरा हो, ये K1 और K2 की जगह एक मटेरियल होता, अगर एक ही मटेरियल भरा होता कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, तो जो कैपेसिटेंस होता वो होता एप्सिलॉन नॉट Ka/d। अगर एक ही मटेरियल होता तो यहां पे K आ जाता सीधा, एप्सिलॉन नॉट K।
और यही जो K है वही इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब हम इस रिजल्ट को इसके साथ कंपेयर करें, एप्सिलॉन नॉट A बाई D छोड़ दो, तो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ टर्म है यही K इक्विवेलेंट है। सो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज, तो जो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ये ब्रैकेट वाला टर्म है। K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट वाला टर्म 2k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2, ये है इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक क्या करेंगे, अगर k1 और k2 सेम है तो इक्विवेलेंट भी वही होगा। तो इफ k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू k, देन k इक्विवेलेंट भी k आना चाहिए। चेक करो आ रहा है 2k1 k2, तो k1 और k2 को दोनों को हम k लिख रहे हैं, तो न्यूमरेटर में हो गया 2k स्क्वायर और डिनोमिनेटर में k1 प्लस k2, k1 k2 दोनों को k लिखेंगे तो 2k, 2 कटेगा, स्क्वायर कटेगा, k बचेगा। बिल्कुल सही है। तो हमारा क्रॉस चेक में ये क्लियर हो रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने समझाया, क्रॉस चेक में क्लियर हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि सही हो, लेकिन अगर क्रॉस चेक में फेल हो जाता तो 100% गलत होता। फिलहाल ये क्रॉस चेक में क्लियर हो रहा है, मतलब सही होने के चांस तो हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिर क्वेश्चन 4 सॉल्व करने जा रहा हूं, नोट करो इसको। चलिए क्वेश्चन 4 करते हैं। तो क्वेश्चन 4 जो है वो है तो क्वेश्चन 3 की तरह, जैसा अभी हमने क्वेश्चन 3 किया है ये वैसा ही। तो इसमें K1 डाइलेक्ट्रिक ऊपर भरा है, K2 नीचे भरा है, लेकिन ये जो K1 डाइलेक्ट्रिक है ये 2d/3 डिस्टेंस तक भरा गया है और K2 को d/3 तक भरा गया है। और हमें पता लगानी है दो चीजें, दो चीजें पता लगानी है। पहली चीज तो हमें यह पता लगानी है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर का क्या है, और दूसरी चीज हमें पता लगानी है कि ये जो कैपेसिटर है इसका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। दो बातें पता लगानी। तो हम वैसे ही करेंगे जैसा पिछला क्वेश्चन किया है। हम मान लेंगे कि ये दो कैपेसिटर सीरीज में है। ऊपर वाला कैपेसिटर, उसकी जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स के बीच में K1 डाइलेक्ट्रिक भरा है। नीचे वाला कैपेसिटर, उसकी दोनों प्लेट्स के बीच में K2 डाइलेक्ट्रिक भरा गया है। तो ऊपर वाले कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में K1 है, नीचे वाले कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में K2 है, और ये जो K1 डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है इसकी दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है 2d/3। 2d/3। ये जो K2 डाइलेक्ट्रिक भरा गया है इसकी दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है d/3। ये जो K1 भरा हुआ है इस वाले कैपेसिटर का हमने कैपेसिटेंस C1 बोल दिया है। जो K2 भरा है उस नीचे वाला जो कैपेसिटर है उसके कैपेसिटेंस को C2 कह दे रहे हैं। प्लेट्स का जो एरिया है वो तो A है। ऊपर वाले कैपेसिटर के लिए भी प्लेट्स का एरिया A ही है फिलहाल, नीचे वाले कैपेसिटर के लिए भी प्लेट्स का एरिया A है। तो प्लेट्स का एरिया सेम है, लेकिन प्लेट्स के बीच की दूरी अलग अलग है। ये वाली जो दूरी है ये 2d/3 है, और जो नीचे वाला कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स के बीच की दूरी है d/3 है। ठीक, अब चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो C1 कैपेसिटेंस की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले। तो ये जो C1 है ये कौन सा कैपेसिटर है, कौन सा कैपेसिटर है, कौन सा वाला है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो जो C1 है हमारा वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो याद ही है आपको,
एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। के की जगह पर केवल लेना होगा और एरिया तो ए ही है तो एरिया की जगह ए रहने देते हैं, और डी, डी मतलब दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी, तो उसको 2d/3 ले लेते हैं। ठीक, इसको ये जो 3 है ऊपर चला जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट k1 a बाई 2d। नीचे वाला कैपेसिटेंस लेते हैं C2, तो C2 इज एप्सिलॉन नॉट k2 a बाई डी। k की जगह पर k2 और d, d मतलब दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी इज d/3। 3 ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट k2 a बाई डी। तो ये C1 और C2 कैपेसिटेंस की वैल्यू है। इतने में तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया है। अब ये जो C1 और C2 कैपेसिटर है ये सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेते हैं 1/C1 प्लस 1/C2। C1 और C2 की मैं वैल्यू रख रहा हूं, C1 की ये वैल्यू है, रखेंगे 3 एप्सिलॉन नॉट k1 a, और ये जो डिनोमिनेटर में 2d है ये ऊपर चला जाएगा। C2 की वैल्यू रख रहे हैं यहां पर, तो ये जो 3 एप्सिलॉन नॉट k2a है ये डिनोमिनेटर, और ये जो d है ये ऊपर चला गया, 1/C2 1/C1। कॉमन आ रहा है बहुत कुछ, तो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो न्यूमरेटर में d दिख रहा है कॉमन, डिनोमिनेटर में 3 एप्सिलॉन नॉट a दिख रहा है, तो इट इज 2/k1 प्लस 1/k2। एलसीएम ले लो ब्रैकेट के अंदर, तो दैट विल बिकम 3/d/3 एप्सिलॉन नॉट a, k1 प्लस 2k2 डिवाइडेड बाय k1 k2। सो रेसिप्रोकल कर देते हैं, C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या बनेगी, C इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, और ब्रैकेट के अंदर 3k1 k2 अपॉन k1 प्लस 2k2। ये आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर का। मतलब ये जो आया है ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो आप लोग अपने सोल्यूशन को मैच करो मेरे सोल्यूशन के साथ, देख लो कि कहीं कोई गलती नहीं हो रही है आपसे। फेयर कॉपी पे अच्छी राइटिंग में पूरा सोल्यूशन नोट करना है, अच्छा सा डायग्राम बनाना है, और फेयर कॉपी पे नोट करते समय कोशिश करना है कि आप बोर्ड से देखें नहीं, बिना देखे फेयर कॉपी पे लिखोगे तो ज्यादा समय तक आपको चीजें याद रहेंगी और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो वीडियो पॉज करके अच्छी राइटिंग में फेयर कॉपी पे सोल्यूशन नोट करो, फिर मैं इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालूंगा। पहले इतना नोट करो फेयर कॉपी पे। ओके, अब बात करते हैं इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम किसे कहते हैं, अगर हम ये जो दो मटेरियल हैं इन दोनों मटेरियल को एक मटेरियल से रिप्लेस करें, और एक मटेरियल जो हम रिप्लेस कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि रिप्लेस होने के बाद जो कैपेसिटेंस है वो उतना ही रहे, कैपेसिटेंस में फर्क ना पड़े रिप्लेस करने के बाद। तो वो जो एक मटेरियल हमने रिप्लेस किया है उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसे कहा जाएगा इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर हम इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म्स में कैपेसिटेंस को लिखें, इक्विवेलेंट मतलब एक ही मटेरियल अगर हम लेते हैं, तो अगर एक ही मटेरियल है तो कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला आएगा एप्सिलॉन नॉट के ए बाई टी। तो ये जो के है
यही इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो साफ साफ पता चलता है ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ टर्म है, यही ब्रैकेट वाला टर्म ही इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। सो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज, तो ये जो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये ब्रैकेट में लिखा हुआ टर्म है 3k1k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस 2k2, ये है इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक कैसे किया जाता है? अगर हम मान लें कि दोनों मटेरियल सेम है, दोनों मटेरियल सेम का मतलब दोनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों का k है। तो अगर दोनों मटेरियल सेम है तो इक्विवेलेंट वही मटेरियल होगा। अगर एक ही मटेरियल है, दोनों मटेरियल सेम मतलब एक ही मटेरियल है, तो अगर एक ही मटेरियल है तो इक्विवेलेंट वो खुद है। तो अगर हम k1 और k2 दोनों को k रखते हैं तो इक्विवेलेंट भी k आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तब तो आपका आंसर सही होने का चांस है, जरूरी नहीं है कि सही हो, चांस है कि सही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तब आपका आंसर पक्की बात है गलत है। तो ऐसा होना चाहिए कि अगर हम k1 और k2 को k लिखें तो चलो लिखते हैं। अगर हम k1 k2 दोनों को k लिखें तो न्यूमरेटर में 3k² होगा, डिनोमिनेटर में 3k होगा, 3 कटा, यस k इक्विवेलेंट की वैल्यू भी k बन रही है। तो क्रॉस चेक में हमारा ये जो रिजल्ट है ये क्लियर हो रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर जो है सही होने का चांस है, गलत होने का चांस कम है। नोट कर लीजिए इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, जल्दी नोट करो, फिर मैं इसी टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स और दूंगा होमवर्क के लिए। फेयर कॉपी पे इतना नोट करिए पहले। ऑलराइट बच्चों, ये है आप लोगों के लिए आज के 2 होमवर्क प्रॉब्लम्स मैं दे रहा हूं आज। और प्रॉब्लम्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैंने अभी अभी आप लोगों को सॉल्व करके दिखाए हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और दोनों प्लेट्स के बीच में हमने डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल्स को भरा है। आपको बताना है कि कैपेसिटेंस कितना होगा डाई इलेक्ट्रिक भरने के बाद, और दूसरी चीज बतानी है कि जो डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल्स हमने भरे हैं उन मटीरियल्स का इक्विवेलेंट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। अब डाई इलेक्ट्रिक को किस प्रकार भरा गया है ये देख लीजिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी प्लेट्स का एरिया A है, 1/3 एरिया में K1 डाई इलेक्ट्रिक को भरा है, अगले 1/3 एरिया में K2 को भरा गया है, और तीसरे 1/3 एरिया में K3 को भरा गया है। ठीक है, दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी d है। 2 बातों का पता लगाना है, कैपेसिटेंस कितना होगा एक चीज, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्विवेलेंट कितना होगा दूसरी चीज। इधर आते हैं, यहां पर भी हमने 3 डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल को भरा है, K1 डाई इलेक्ट्रिक, K2 डाई इलेक्ट्रिक और सबसे नीचे K3। प्लेट्स का जो एरिया है वो A है। ये जो K1 वाला डाई इलेक्ट्रिक है इसे हमने D/3 दूरी तक भरा है दोनों प्लेट्स के बीच में। K2 डाई इलेक्ट्रिक को भी D/3 दूरी तक भरा है और K3 को भी D/3 दूरी तक भरा है। आपको पता लगाना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा और इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। और जब आप लोग इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल लेना तो क्रॉस चेक भी करना। क्रॉस चेक कैसे करना है मैं सिखा चुका हूं। तो आज का होमवर्क प्रॉब्लम आप लोग नोट कर लो, अगले सेशन में मैं सॉल्यूशंस बताऊंगा, आप लोग मैच कर लेना सही हुआ है कि नहीं। नोट करो आज का होमवर्क। ऑलराइट बच्चों, नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट को हम लोग शॉर्टकट में एसी कहते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी करंट के बारे में पढ़ाया है, लेकिन मैंने जिस करंट के बारे में आपको पढ़ाया है वो था डायरेक्ट करंट।
हमने जिस करंट के बारे में सीखा है, करंट वाला एक प्रॉपर चैप्टर मैंने आपको सिखाया है, और उस चैप्टर में हमने जिस करंट के बारे में सीखा है तो वो हम डायरेक्ट करंट को सीख रहे थे। वहां डायरेक्ट करंट को हम लोग शॉर्टकट में डीसी कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट की। तो पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो कि आपको खुद भी क्लियर हो गया होगा कि हम बात करंट की ही करने जा रहे हैं, यानी करंट वाले चैप्टर में हमने जो कुछ सीखा है वो चीजें यहां पर फिर से यूज होंगी। हम लोग फिर से सर्किट्स के बारे में सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर दोबारा। तो करंट वाले चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए गए हैं वो कॉन्सेप्ट्स यहां पर भी यूज होंगे। तो जब भी मौका मिले मैं आपको एडवाइस करता हूं कि करंट वाले चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को आप एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें फिर से करंट वाले कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। और करंट वाला कॉन्सेप्ट होता ही क्या है, एक ही बेसिकली घुमा फिरा के एक ही कॉन्सेप्ट है करंट का, किरचॉफ्स लॉ। मैंने आपको बताया था कि करंट से रिलेटेड, सर्किट से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को किरचॉफ्स लॉ अकेले कर देता है। मतलब अगर आपको किरचॉफ लॉ आता है, किरचॉफ लॉ यूज करना आता है, तो आप सर्किट से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को 100% कर सकते हो। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है करंट वाले चैप्टर में जो आपको मैंने सिखाई थी वो था किरचॉफ्स लॉ। तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है, प्रॉपरली जो पूरा का पूरा करंट वाला चैप्टर है उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि इस चैप्टर में आपको हेल्प भी मिलेगी प्लस आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो फायदा ही होगा, रिवीजन करने का बहुत फायदा है, क्योंकि एग्जाम के पहले तो रिवाइज करना ही चाहिए। और हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये चैप्टर करंट से रिलेटेड चैप्टर है। तो अगर करंट वाले चैप्टर को, करंट वाले कॉन्सेप्ट्स को आप लोग एक बार रिवाइज करोगे तो इस चैप्टर को समझने में आपको मदद मिलेगी, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, प्लस आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो डबल फायदा होगा। सबसे अच्छा मौका है रिवीजन करने का ये, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार आप लोग अगर करंट वाला चैप्टर रिवाइज करते हो तो आपका दोहरा फायदा होगा। तो जरूर रिवाइज कर लो, टाइम निकाल के, आपको इस चैप्टर में परेशानी नहीं आएगी। वैसे भी मैं कोशिश करूंगा कि ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं ये अच्छे से सारे बच्चों को समझ में आए, किसी बच्चे को कोई परेशानी ना आने पाए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप रिवीजन कर लोगे करंट वाले चैप्टर को तो आपके लिए और बेहतर हो जाएगा सिचुएशन। चलिए, तो हम बात करने जा रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह सिखाऊंगा कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, और ये जो डायरेक्ट करंट है जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है, ये डायरेक्ट करंट क्या है, इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है, डीसी मींस व्हाट, और एसी ऑल्टरनेटिंग करंट मींस व्हाट। तो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, करंट विच periodically reverses its direction is called alternating current। जो करंट पीरियोडिकली मतलब हर थोड़ी देर के बाद, एक डेफिनेट इंटरवल के बाद अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, उस करंट को हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो मान लो कि एक सर्किट है, मैं बिल्कुल सिंपल सा सर्किट ले रहा हूं, रेजिस्टेंस है और हमने बैटरी लगाई है। तो बैटरी करंट भेजेगी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो ये प्लस टर्मिनल से करंट आता है और रेजिस्टेंस को पार करता हुआ बैटरी में वापस आ जाता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल के बैटरी में रिटर्न आता है, राइट? तो देखो ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। बैटरी परमानेंट ऐसे ही करंट भेज रही है। तो ये जो करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है ये क्लॉकवाइज है। देखो कैसा करंट फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज। तो मतलब एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। जो करंट फ्लो कर रहा है वो फिक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो ऐसा करंट जो फिक्स डायरेक्शन में ही फ्लो होता रहे उसे कहते हैं डायरेक्ट करंट। तो ये जो बैटरी से करंट आ रहा है
ये डायरेक्ट करंट है, डीसी कहते हैं शॉर्टकट में। तो बैटरी जो हमें करंट सप्लाई करती है वो करंट कौन सा करंट होता है? डीसी होता है, डायरेक्ट करंट होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या किसे कहते हैं? वो करंट जो पीरियोडिकली अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। मतलब थोड़ी देर तक क्लॉकवाइज फ्लो होगा, थोड़ी देर बाद एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होने लगेगा। तो इस प्रकार का जो करंट है जो अपने डायरेक्शन को हर थोड़ी देर में रिवर्स कर देता है, इस प्रकार के करंट को कहा जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट। अब मैंने इतना बताया है कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, डायरेक्ट करंट क्या है, तो इसी जगह पर एक चीज और बता रहा हूं। ये किसका सिंबल है? ये किसका सिंबल है जानते हो? ये सिंबल है सेल का। सेल कह दो, बैटरी कह दो, तो ये सेल का सिंबल है, ठीक है। और सेल हमें क्या देता है? तो करंट के चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, सेल करंट नहीं देता, जितना करंट बाहर आया उतना करंट सेल में गया। एक तरफ से करंट निकला, दूसरी तरफ से करंट अंदर घुस गया, तो जो सेल से आने वाला नेट करंट है वो 0 है, क्योंकि जितना करंट सेल ने दिया उतना वापस ले लिया। तो मैंने करंट वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि सेल एक्चुअली हमें करंट नहीं देता है, सेल एक्चुअली देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिकली जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उन फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करवाता है। तो जो सेल है वो एक्चुअली हमें क्या देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देता है चलने के लिए। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो करंट बनता है, क्योंकि करंट का मतलब ही है फ्लो ऑफ चार्ज। याद आ रहा होगा, ये सारी बातें मैंने करंट वाले चैप्टर में पढ़ाई है, ठीक है। याद आना भी चाहिए, रिवाइज कर लोगे ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो करंट वाले चैप्टर में मैंने आपको ये चीजें सिखाई थी कि जो बैटरी होती है, जो सेल होता है, वो हमें करंट नहीं देता है। लोगों को ऐसा लगता है कि सेल करंट दे रहा है, दैट्स रॉन्ग परसेप्शन। सेल करंट नहीं देता है, सेल एक्चुअली देता है एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वायर के अंदर, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाता है ये वाला सेल। तो सेल का जो काम है वो करंट सप्लाई करना काम नहीं है उसका, सेल का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई करना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना, ये होता है सेल का काम। तो हमारा जो सेल है वो हमें क्या देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स होता है सेल। दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि सेल हमें करंट नहीं देता है, सेल हमें वोल्टेज देता है। तो इट इज द सोर्स ऑफ वोल्टेज, सेल इज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये सारी बातें मैं सिखा चुका हूं। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वर्क होगा, और वर्क होगा मतलब एनर्जी मिलेगी। ये फॉर्मूला आप जानते हो, अगर Q चार्ज V वोल्टेज क्रॉस करे तो वर्क होता है QV। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो चार्ज के ऊपर वर्क होने लगेगा, वर्क होने लगेगा मतलब चार्ज को एनर्जी मिलेगी। तो जो सेल है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देता है, और एनर्जी कैसे देता है? पोटेंशियल डिफरेंस लगा के। तो सेल बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। तो अगर आपको याद ना हो तो रिवाइज कर लो, वैसे मैंने दोबारा बताया है अभी अभी। लोगों को ऐसा फील होता है कि जो सेल है वो करंट का सोर्स है, ये गलत है। सेल करंट का सोर्स नहीं है, सेल वोल्टेज का सोर्स है, सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है। तो जो बैटरी होती है वो हमें क्या देती है? पोटेंशियल डिफरेंस हमें देती है, बैटरी एनर्जी देती है। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल किसका है? ये सिंबल बैटरी का है, सेल का है। अब मैं बता रहा हूं इसका सही नाम क्या है, जिसको हम लोग सेल कह देते हैं ना। ये जो सिंबल है इसको आप लोग सेल या बैटरी कहते हो। इसका सही नाम है डीसी वोल्टेज सोर्स। क्या है इसका सही नाम? डीसी वोल्टेज सोर्स है ये। तो जिसको आप लोग सेल कहते हो या बैटरी कहते हो, वो एक्चुअली डीसी वोल्टेज का सोर्स है। डीसी वोल्टेज देता है आपको। डीसी मतलब फिक्स रहेगा, इधर प्लस रहेगा इधर माइनस रहेगा।
तो करंट हमेशा एक ही तरफ सर्किट में भागेगा। तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल जिसको आप लोग सेल या बैटरी कहते हो, वो सिंबल एक्चुअली डीसी वोल्टेज सोर्स का सिंबल होता है। हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए हमें एसी वोल्टेज सोर्स की जरूरत होती है, और एसी वोल्टेज सोर्स का सिंबल ये होता है, ऐसा सिंबल बनाते हैं। तो ये जो सिंबल है ये एसी वोल्टेज सोर्स का सिंबल है। मतलब ये जो वोल्टेज सोर्स है इसमें थोड़ी देर तक इधर प्लस इधर माइनस होगा, आफ्टर सम टाइम पलट जाएगा, तो माइनस इधर हो जाएगा प्लस इधर हो जाएगा, तो पोलैरिटी पलट जाएगी। थोड़ी देर तक इधर प्लस इधर माइनस, थोड़ी देर बाद माइनस उधर चला जाएगा प्लस इधर आ जाएगा। तो जब प्लस और माइनस पलट जाएंगे तो जो करंट फ्लो हो रहा है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो जो पोलैरिटी है वो पोलैरिटी स्विच हो जाएगी, पोलैरिटी पलट जाएगी। पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस, तो प्लस माइनस पलट जाएंगे, और जब पोलैरिटी पलटेगी तो करंट भी पलट जाएगा। तो ये जो सिंबल है, मैं दोबारा बना रहा हूं, ये वाला सिंबल, ये किसका सिंबल है? इसको हम लोग सेल कहते हैं या बैटरी कहते हैं, पर इसका सही नाम है डीसी वोल्टेज सोर्स। तो ये डीसी वोल्टेज का सोर्स है, और ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए हमें एसी वोल्टेज सोर्स चाहिए। एसी वोल्टेज सोर्स का ये सिंबल होता है। तो आगे चल के इस चैप्टर में हम इस वाले सिंबल को यूज करेंगे। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए हमें एसी वोल्टेज सोर्स चाहिए होगा, और एसी वोल्टेज सोर्स का सिंबल मैंने आपको बताया है, ऐसा होता है, याद रखना। और एसी वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या है? तो ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसकी पोलैरिटी हर थोड़ी देर में पलट जाती है। तो थोड़ी देर तक लेफ्ट में प्लस राइट में माइनस है, थोड़ी देर बाद पलट जाएगा, लेफ्ट में माइनस राइट में प्लस आएगा। तो जब पोलैरिटी पलटेगी तो करंट का डायरेक्शन भी सर्किट में पलटेगा, और जिस करंट का डायरेक्शन हर थोड़ी देर में पलट जाता है उसी करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो आई होप कि मैंने जो अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन अभी आपको समझाई वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे कॉमन टाइप का जो अल्टरनेटिंग करंट है वो है साइनोसोइडल एसी। तो जो साइनोसोइडल एसी है इज द मोस्ट फंडामेंटल एसी। तो साइनोसोइडल एसी इज मोस्ट फंडामेंटल एसी। सबसे कॉमन जो अल्टरनेटिंग करंट है वो साइनोसोइडल करंट है। अब जो बच्चे नहीं जानते कि ये साइनोसोइडल का क्या मतलब है, उनको मैं बता देता हूं। साइनोसोइडल का मतलब है कि अगर आप करंट की इक्वेशन लिखोगे तो वो इक्वेशन ऐसी होगी। तो साइन फंक्शन होगा, मतलब जो करंट है वो साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसको साइनोसोइडल एसी कहते हैं। तो साइनोसोइडल एसी जो होता है वो मोस्ट फंडामेंटल अल्टरनेटिंग करंट होता है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, करंट वर्सेस टाइम, तो सारे बच्चे जानते हैं कि साइन का ग्राफ कैसा बनता है। साइन फंक्शन का ग्राफ, साइन फंक्शन का ग्राफ यूं बनेगा और ये रिपीट होता जाएगा आगे। मैं बस एक साइकिल बना रहा हूं। ये है इसका टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड सारे बच्चे जानते हैं, आप बड़े हो गए हो, 2 पाई बाई ओमेगा लिखा जाएगा इसको। तो ये जो ओमेगा है इसको देखना है, 2 पाई बाई ओमेगा टाइम पीरियड होता है। ये इसका हाफ पीरियड है, दिस इज हाफ टाइम पीरियड। हाफ टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी? पाई बाई ओमेगा होगी। पाई बाई ओमेगा होगी। जो एम्पलीट्यूड है वो प्लस आई नॉट होगा। दूसरी साइड जो एम्पलीट्यूड है वो माइनस आई नॉट होगा।
एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, ये भी बताने की जरूरत नहीं। तो ये जो साइनोसॉइडल एसी है, ऐसा इसका ग्राफ है, साइन फंक्शन का ग्राफ सीधा सीधा। तो साइनोसॉइडल एसी जो होती है वो सबसे फंडामेंटल मतलब सबसे कॉमन अल्टरनेटिंग करंट होता है। हमारे घरों में जो करंट आ रहा है पावर हाउस से, वो अल्टरनेटिंग करंट ही आ रहा है। ये मैंने ट्रांसफॉर्मर पढ़ाते समय आपको समझाया था। तो अगर हम डायरेक्ट करंट भेजेंगे तो जो रास्ते में एनर्जी बर्बाद होगी, क्योंकि जब करंट चलेगा वायर में, करंट किसी वायर में ही आएगा ना आपके घर, तो किसी वायर में होता हुआ आपके घर में घुसेगा करंट। तो जब डायरेक्ट करंट भेजेंगे तो वायर में हीट बहुत ज्यादा पैदा होगी, और हीट पैदा होना मतलब एनर्जी बर्बाद होना। तो रास्ते में एनर्जी की बर्बादी बहुत ज्यादा होती है। तो हम लोग ट्रांसफॉर्मर की मदद से पहले स्टेप अप करते हैं और फिर करंट की सप्लाई करते हैं। ट्रांसफॉर्मर पढ़ाते समय ये बातें मैंने सिखा रखी हैं। आई होप कि आप लोगों को याद होंगी। नहीं याद है तो रिवाइज कर लो यार। हाँ, तो हमारे घरों में जो करंट आ रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट ही आ रहा है, और साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। तो आपके घर में जितने भी अप्लायंसेज हैं वो सभी के सभी इस बात को ध्यान में रख के डिजाइन किए गए हैं कि इन सभी अप्लायंसेस को जो करंट मिलेगा वो साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट होगा। साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट मतलब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वो वेरी करेगा। अब देखो ये जो ग्राफ है हाफ साइकिल में पॉजिटिव है, तो करंट की वैल्यू हाफ साइकिल में पॉजिटिव है और फिर सेकेंड हाफ साइकिल में नेगेटिव है। हाफ साइकिल में पॉजिटिव है और सेकेंड हाफ साइकिल में नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब डायरेक्शन उल्टा हो गया। तो पहली जो हाफ साइकिल है, ये जो पहली वाली हाफ साइकिल है, इसमें करंट का एक डायरेक्शन है, और ये जो दूसरी वाली हाफ साइकिल है इसमें करंट का डायरेक्शन हो गया उल्टा, पलट गया डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो करंट है ये हर हाफ साइकिल के बाद अपने डायरेक्शन को पलटेगा। थोड़ी देर पॉजिटिव रहेगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो थोड़ी देर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर सर्किट में क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो हर एक डेफिनिट टाइम के बाद ये जो करंट है ये अपने डायरेक्शन को पलट देता है आफ्टर अ डेफिनिट टाइम इंटरवल। और क्योंकि हर डेफिनिट इंटरवल में ये करंट अपने डायरेक्शन को पलट रहा है, इसलिए ये जो करंट आपके सामने मैंने ग्राफ बना के दिखाया है ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। एंड साइनोसॉइडल ऑल्टरनेटिंग करंट सबसे कॉमन होता है, मतलब सबसे जनरल होता है। तो हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में जितना भी सीख रहे हैं, मैं जब भी एग्जाम्पल लूंगा मैं साइनोसॉइडल एसी का ही एग्जाम्पल लूंगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बताया सबसे कॉमन साइनोसॉइडल एसी है। मतलब आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में साइनोसॉइडल एसी होगी। साइनोसॉइडल एसी इज द मोस्ट फंडामेंटल अल्टरनेटिंग करंट। तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो साइनोसॉइडल एसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे। रियल लाइफ में ज्यादातर जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो साइनोसॉइडल एसी ही होता है। सबसे कॉमन है, सबसे फंडामेंटल है, जनरली यही रहता है अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब यही होता है मोस्टली, कभी कभी डिफरेंट भी होता है। तो इसलिए मैं जब भी एग्जाम्पल लूंगा तो मैं साइनोसॉइडल एसी का ही एग्जाम्पल लूंगा। अगर आपको क्वेश्चन में साइनोसॉइडल एसी ना दी हो, कोई और एसी दी हो, तो जो तरीका मैं सिखाऊंगा उसी तरीके से आप किसी और एसी को भी हैंडल कर सकते हो। लेकिन ज्यादा चांस इस बात के हैं कि क्वेश्चन में आपको जब अल्टरनेटिंग करंट दिया जाएगा तो साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट ही दिया जाएगा। ठीक है, तो साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट इज मोस्ट फंडामेंटल अल्टरनेटिंग करंट। साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन ये होती है और ग्राफ ये होता है। तो आप लोग चैप्टर का नाम लिखिए अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन लिखिए, साइनोसॉइडल एसी इज द मोस्ट फंडामेंटल एसी, साइनोसॉइडल एसी की इक्वेशन लिखिए, ग्राफ बनाइए।
फिर मैं कुछ और टाइप की ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ बना के दिखाता हूं। पहले आप लोग इतना नोट करो फेयर कॉपी पे। ओके, तो ये जो ग्राफ बना है ये साइनोसॉइडल एसी है। इसको हम लोग शॉर्टकट में साइन एसी भी कहते हैं, क्योंकि ये साइन फंक्शन ही है सीधा सीधा। तो साइनोसॉइडल एसी मतलब साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारी एसी ऑल्टरनेटिंग करंट है। अब देखिए, साइनोसॉइडल सबसे कॉमन है, लेकिन और टाइप के होते हैं, ऐसा नहीं है कि और टाइप के होते ही नहीं। हमेशा साइनोसॉइडल है जरूरी नहीं है, सबसे कॉमन होता है साइनोसॉइडल। अब देखो, जैसे ये जो मैं ग्राफ बनाऊंगा, आप देखना ये वाला जो करंट है ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट है। ये ऊपर से शुरू हो रहा है ऐसे, तो ये भी ऑल्टरनेटिंग है। थोड़ी देर प्लस रहेगा, फिर माइनस होगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो थोड़ी देर तक क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो हर डेफिनिट टाइम के बाद ये अपने डायरेक्शन को पलट रहा है, और क्योंकि डेफिनिट टाइम के बाद अपने डायरेक्शन को पलट रहा है तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट ही, लेकिन ये बेसिकली कॉस फंक्शन का ग्राफ है, तो इसे हम कोसाइन एसी कहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में साइन और कॉस में ज्यादा अंतर नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो अभी कॉस है, थोड़ी देर रुक जाओ वो साइन हो जाएगा। थोड़े टाइम के बाद यहां से देखना शुरू करो, तो यहां से देखना शुरू करो, ये साइन है। तो फिजिक्स में कॉस और साइन में ज्यादा फर्क नहीं होता। तो मैथमेटिकली ये कोसाइन एसी है, लेकिन फिजिक्स में ये साइन एसी के इक्विवेलेंट ही है। तो ये है कोसाइन एसी। अगर इसकी इक्वेशन लिखोगे तो इसकी इक्वेशन आप ये लिखोगे। तो साइनोसॉइडल एसी में यहां साइन फंक्शन था और इसमें यहां पे कॉस फंक्शन है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू, प्लस आई नॉट, दूसरी तरफ माइनस आई नॉट, और ये है इसका एक टाइम पीरियड। और सभी बच्चे जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो 2π/ω होता है। ये है हाफ पीरियड, हाफ पीरियड की वैल्यू π/ω होगी। ये कोसाइन एसी है। अच्छा, और टाइप की देखो ऑल्टरनेटिंग करंट कैसी होती है। एक ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो थोड़ी देर तक प्लस, थोड़ी देर के बाद ये माइनस हो गई ऐसे। तो थोड़ी देर तक प्लस यानी एक डायरेक्शन रहा, फिर डायरेक्शन पलट गया, उसके बाद फिर थोड़ी देर तक एक डायरेक्शन रहा, फिर डायरेक्शन पलट गया, एंड सो ऑन। तो ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट ही है, राइट। तो ये इसका टाइम पीरियड है, ये इसका हाफ टाइम पीरियड है, लेकिन ये साइनोसॉइडल एसी नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू मतलब एम्पलीट्यूड कहेंगे इसको हम लोग फिजिक्स में। तो एक तरफ प्लस आई नॉट, दूसरी तरफ माइनस आई नॉट। आप लोग इसकी इक्वेशन लिख सकते हो। 0 से t/2 तक ये प्लस आई नॉट चलता है, t/2 से t तक ये माइनस आई नॉट चलता है, फिर t से 3t/2 तक दोबारा प्लस चलता है। इक्वेशन आप लोग लिख सकते हो, मैं इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं। तो इसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर एसी, क्योंकि ग्राफ का शेप रेक्टेंगल है इसलिए। तो इसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर ऑल्टरनेटिंग करंट, या स्क्वायर एसी भी कह देते हैं कई बार। तो दिस इज स्क्वायर एसी, क्योंकि स्क्वायर भी एक टाइप का रेक्टेंगल ही होता है। अगर ये स्क्वायर स्क्वायर बन रहे हैं तो हम स्क्वायर एसी कह देते हैं। जनरली इसको रेक्टेंगुलर एसी ही नाम देते हैं,
या इसको स्क्वायर एसी भी कहते हैं, तो ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट ही है, पर ये साइनोसॉइडल वाला नहीं है, मतलब ये कॉमन नहीं है, ये कभी कभी मिलेगा आपको, किसी किसी क्वेश्चन में कह दिया जाएगा कि इस वाले करंट के बारे में पता लगाओ। ज्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे वो साइनोसॉइडल एसी से रिलेटेड आएंगे, क्योंकि साइनोसॉइडल एसी सबसे कॉमन होती है, ठीक है। कभी कभी इस टाइप के करंट आपको दिए जाएंगे और इनके बारे में सवाल पूछा जाएगा, वो ये चेक करने के लिए होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने रिजल्ट को रट्टा मार लिया है। तो साइनोसॉइडल वाले रिजल्ट क्या करते हैं, बच्चे रट्टा मार लेते हैं, तो अगर करंट चेंज हो गया तो साइनोसॉइडल वाले रिजल्ट थोड़ी अप्लाई हो सकते हैं, फिर तो आपको दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए कभी कभी एग्जाम में इस टाइप के ऑल्टरनेटिंग करंट दिए जाते हैं और आपसे चेक किया जाता है कि आपको कैलकुलेट करना भी आता है कि नहीं। तो ये रेक्टेंगुलर एसी है। उसी तरह एक और मैं दिखाता हूं, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ये वाला करंट। तो ये देखो थोड़ी देर प्लस है, थोड़ी देर के बाद माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस हो जाएगा, ऐसे। तो मैक्सिमम वैल्यू यानी कि एम्पलीट्यूड इसका एक तरफ है प्लस आई नॉट और दूसरी तरफ है माइनस आई नॉट। एक तरफ प्लस आई नॉट, दूसरी तरफ माइनस आई नॉट। ये इसका टाइम पीरियड है, मतलब यहां के बाद रिपीट होना स्टार्ट होता है। ये इसका आधा टाइम पीरियड है, आधे पीरियड के बाद रिवर्स होता है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इसको कहा जाता है ट्रायंगुलर एसी। ट्रायंगुलर एसी अलग अलग ट्रायंगल हो सकता है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बने, स्केलेन ट्रायंगल बने। एक और दिखाता हूं ट्रायंगुलर एसी टाइप, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूं। तो करंट बढ़, पहले पॉजिटिव था, सडनली नेगेटिव हो गया, थोड़ी देर तक नेगेटिव रहा, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर सडनली नेगेटिव हो गया, ऐसे। तो देखो ये वाला जो करंट है तो ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट, थोड़ी देर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यानी हर थोड़ी देर में डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है करंट। तो जो करंट हर थोड़ी देर में डायरेक्शन पलट लेता है उसी को ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो ये जो करंट है ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट ही है, और ये भी ट्रायंगुलर टाइप का ऑल्टरनेटिंग करंट है, लेकिन इसके ट्रायंगल थोड़े अलग हैं। ये वाले ट्रायंगल अलग टाइप के हैं, ये राइट एंगल टाइप के हैं। इसमें सडनली डायरेक्शन बदलता है, थोड़ी देर प्लस, अचानक माइनस, तो सडनली प्लस से माइनस हो रहा है, लेकिन ये ट्रायंगुलर एसी। तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ ट्रायंगुलर एसी। मैक्सिमम वैल्यू एक साइड में प्लस आई नॉट, दूसरी साइड में माइनस आई नॉट, और ये इसका टाइम पीरियड है, ये हाफ टाइम पीरियड है। ड्रॉ कर लीजिए ऑल्टरनेटिंग करंट, ये अलग अलग वैरायटी के दिखाए मैंने आपको, कोसाइन ऑल्टरनेटिंग करंट, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर। ग्राफ्स को ड्रॉ करो फटाफट। फिर कुछ कॉम्प्लेक्स ऑल्टरनेटिंग करंट भी हो सकते हैं। तो चलो एक और ग्राफ में दिखाता हूं ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, थोड़ी देर तक पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट है, लेकिन दिस इज अ कॉम्प्लेक्स ऑल्टरनेटिंग करंट, ये कोई रेगुलर ग्राफ नहीं है, तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। इसको भी ड्रॉ कर लो जल्दी। ओके,
ऑलरेडी मैंने आपको ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है समझाया, कुछ ग्राफ्स बना के मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट्स आपको इंट्रोड्यूस किए। अब इसी समय एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं कि डायरेक्ट करंट क्या चीज होती है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ऑल्टरनेटिंग करंट उसको कहते हैं जो हर थोड़ी देर में अपना डायरेक्शन पलट देता है, और डायरेक्ट करंट उसको कहते हैं जिसका एक ही डायरेक्शन रहता है, डायरेक्शन पलटता नहीं है एक बार भी। तो जब सर्किट में करंट फ्लो होता है तो वो लगातार एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, कभी भी उसका डायरेक्शन नहीं पलटता है, तब हम उस करंट को कहते हैं डायरेक्ट करंट। करंट विच कॉन्टिन्यूअसली फ्लोज इन सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। जो हमेशा हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता रहे उसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। ग्राफ्स बना के मैं दिखा रहा हूं। सबसे कॉमन टाइप का जो डायरेक्ट करंट है वो ये होता है, करंट वर्सेस टाइम, ये रहा। इसमें क्या है, डायरेक्शन तो फिक्स है ही, मतलब ये प्लस आई नॉट है तो हमेशा प्लस ही प्लस है, देखो कभी भी माइनस नहीं होता। तो डायरेक्शन तो फिक्स है ही, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। ये सबसे कॉमन टाइप का है, फिक्स मैग्नीट्यूड फिक्स डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, डायरेक्शन भी फिक्स है। तो इस वाले डायरेक्ट करंट को हम लोग कहते हैं स्टेडी करंट। इसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है और डायरेक्शन तो फिक्स है ही, डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन हमेशा फिक्स ही होता है। तो मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, इसलिए इसको कहते हैं स्टेडी करंट। दूसरा एग्जांपल देखो, अब ये जो करंट है थोड़ी देर तक प्लस आई नॉट है, अचानक जीरो हो गया। जीरो हो गया, नेगेटिव नहीं हुआ, मतलब डायरेक्शन नहीं पलटा है, जीरो हो गया। थोड़ी देर तक जीरो रहा, अचानक वापस से प्लस आई नॉट वैल्यू पर आ गया। थोड़ी देर तक वैल्यू मेंटेन रही प्लस आई नॉट, फिर सडनली जीरो हो गया, एंड दिस गोज ऑन। तो ये भी देखो डायरेक्ट करंट है, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो रहा है, जीरो हो रहा है पर नेगेटिव नहीं हो रहा है। तो ये भी एक प्रकार का डायरेक्ट करंट है। और ये जो डायरेक्ट करंट है इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर डीसी। तो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर डीसी, या इसको स्क्वायर डीसी भी कहते हैं कई बार। अगर इसका शेप थोड़ा स्क्वायर जैसा हो जाए तो हम स्क्वायर डीसी कह देते हैं। मोस्टली इसका नाम रेक्टेंगुलर डीसी देते हैं। कभी कभी इसी को हम लोग डिजिटल डीसी भी कहते हैं। ये डिजिटल सर्किट्स में यूज होता है करंट, इसलिए इसको डिजिटल डीसी कहा जाता है। तो डिजिटल सर्किट में दो ही वैल्यू होती हैं, एक ऊपरी वैल्यू, एक निचली वैल्यू, बीच की वैल्यू अलाउ नहीं होती, तो इसलिए इसको डिजिटल डीसी भी कहते हैं। बना लो, डायरेक्ट करंट की डेफिनेशन लिखो, ये दोनों ग्राफ्स बनाओ, फिर कुछ ग्राफ्स मैं और भी बनाऊंगा, पहले इतना बनाइए आप लोग। चलिए कुछ डायरेक्ट करंट में और बनाता हूं, ग्राफ बना के दिखा रहा हूं। आप ग्राफ की इक्वेशन तो लिख ही लोगे, अगर ग्राफ दिख रहा है तो इक्वेशन तो लिख ही सकते हो। अब ये बेसिकली इसका टाइम पीरियड है, यहां के बाद ये रिपीट हो रहा है, ये इसका हाफ टाइम पीरियड है। देखो अगले टाइप का डायरेक्ट करंट, तो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसे बन रहा है ये। तो ध्यान दीजिए, ये भी डायरेक्ट करंट ही है, दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट करंट, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में नहीं जा रहा है, तो इसकी वैल्यू एम्पलीट्यूड आई नॉट है, पर ये नेगेटिव नहीं होता है। ये इसका टाइम पीरियड है, ये इसका हाफ टाइम पीरियड है, तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव नहीं होती। और हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मतलब हमेशा एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो करता है, अपोजिट डायरेक्शन में कभी भी फ्लो नहीं करता है। तो क्योंकि हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ये डायरेक्ट करंट ही है, ठीक है। और इसको कहा जाता है ट्रायंगुलर डीसी। इसका नाम ट्रायंगुलर डीसी क्यों है? ऑब्वियस रीजन है, इसका ग्राफ ट्रायंगल शेप में है। ट्रायंगुलर डीसी और भी टाइप के हो सकते हैं। तो
करंट वर्सेस टाइम ग्राफ हम बनाएंगे। तो देखो ये भी ट्रायंगुलर डीसी ही है, पॉजिटिव है, सडनली जीरो हो रहा है, नेगेटिव नहीं हो रहा है, जीरो हो रहा है, फिर पॉजिटिव बढ़ता गया, फिर अचानक जीरो हो गया। तो है तो ये भी ट्रायंगुलर डीसी ही, दिस इज ऑल्सो, लेकिन ये दूसरे टाइप का ट्रायंगुलर डीसी है। कई टाइप के हो सकते हैं ट्रायंगुलर डीसी। ये यहां से रिपीट हो रहा है, तो ये इसका टाइम पीरियड है। मैक्सिमम वैल्यू मतलब एम्पलीट्यूड इसका आई नॉट लिख लेते हैं। ग्राफ की इक्वेशन अगर आप लिखना चाहो तो आपकी मर्जी है, मैं इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, जस्ट ग्राफ बना दे रहा हूं। तो बना लीजिए दोनों ट्रायंगुलर डीसी। चलिए एक दो और मैं डीसी के ग्राफ बना के दिखाता हूं आपको। few more graphs। तो देखो ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूं ये साइन का कर्व है, लेकिन जो नेगेटिव साइन का ग्राफ तो जानते ही हो ऐसे होता है। इसमें जो नेगेटिव साइड था उसकी जगह ये जीरो रहता है थोड़ी देर, तो जब इसको नेगेटिव होना चाहिए उस ड्यूरेशन में ये जीरो है, उसके बाद फिर पॉजिटिव, और नेगेटिव वाली ड्यूरेशन में जीरो है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी आई नॉट है, टाइम पीरियड यहां से रिपीट हो रहा है, ये हाफ टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड को आप 2π/ω लिख सकते हो, दिस इज हाफ टाइम पीरियड π/ω। तो ये करंट डीसी है कि एसी? तो क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो रहा है, जीरो हो रहा है पर नेगेटिव नहीं हो रहा है, तो नेगेटिव नहीं होना मतलब डायरेक्शन का रिवर्स ना होना। तो क्योंकि ये जो करंट है ये अपने डायरेक्शन को रिवर्स नहीं कर रहा है और डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, मतलब ये डीसी है। फिक्स डायरेक्शन में होता है तो डीसी होता है, फिर वो एसी नहीं होता है। तो ये करंट है तो डीसी, ठीक है। और आप आगे चल के सीखोगे कि एक सर्किट होता है, उस सर्किट को कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। सर्किट का नाम होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। ये उसमें से हमें आउटपुट मिलता है, तो दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट। आउटपुट आता है हाफ वेव रेक्टिफायर से। हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब जो साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ एक वेव की तरह है, उसमें से ये हाफ पोर्शन को कट कर देता है, तो मतलब एसी को डीसी बनाता है। तो अभी सिखा दे रहा हूं, आगे याद रखना आप, एसी को डीसी बनाने वाला जो सर्किट होता है उसे रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर किसे कहते हैं? एसी को डीसी बनाने वाले सर्किट को रेक्टिफायर कहते हैं। और ये हाफ वेव को कट करता है, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर से आउटपुट आता है। फिर एक फुल वेव रेक्टिफायर भी पढ़ोगे आप, उसका आउटपुट ऐसे आता है। अगर आप करंट वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करो तो फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट यूं आता है, ऐसे। तो इसका टाइम पीरियड यहां पे है, मतलब साइन एक्स वाला जो ग्राफ है उसमें नीचे वाला पोर्शन ऊपर हो जाता है। जो नीचे की साइड नेगेटिव साइड जाना था वही नेगेटिव साइड को पॉजिटिव साइड पे ले आता है। तो इसकी एम्पलीट्यूड आई नॉट है। अगर आप इसकी इक्वेशन लिखोगे तो साइन एक्स, जो साइन एक्स वाली इक्वेशन है, साइनोसॉइडल जो एसी है, उसमें नेगेटिव को पॉजिटिव किया गया है। नेगेटिव को पॉजिटिव यानी मॉड लगाया गया है। इसका टाइम पीरियड ये है, और ये जो टाइम पीरियड है ये हाफ साइन वाले कर्व के हाफ पीरियड के बराबर है, क्योंकि ये हाफ वाला ग्राफ ही है, हाफ पीरियड का ग्राफ है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो नॉर्मली होता है 2π/ω, लेकिन इसका है π/ω। और ये जो हमें मिलता है आउटपुट, ये हमें फुल वेव रेक्टिफायर से मिलता है। ये फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है। तो ये दोनों ग्राफ भी बना लो फटाफट।
ऑलराइट बच्चों, आज के सेशन में मैंने आपको ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का इंट्रोडक्शन दिया है। आगे के सेशंस में हम और भी बातें सीखेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड। आई होप मैंने आज जो बातें बताई हैं बहुत आसान थी, इसलिए सारे बच्चों को जरूर समझ में आई होंगी और डेफिनेटली इन बताई हुई मेरी बातों को आप याद भी रखोगे। अगर याद रखोगे तो ही फायदा मिलेगा, अगर भूल जाओगे तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है फिर। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं खत्म कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।